तो नीलेश, पहला क्वेश्चन ये है। हाँ जी सर, यही है। यही था ना 91? हाँ जी सर। अभी तुम्हें आंसर नहीं देना, बस क्वेश्चन को हमें रीड करना है। आंसर मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। तो एक्चुअल सेल डिवीजन, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअस ग्रो बट डज नॉट replicate its DNA. DNA हाँ जी। synthesis occurs and protein synthesis while cell to continue. हाँ जी सर। पहले तो एक मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूं जैसे हमने कल किया था, और उसके बाद मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। जब भी हम ठीक। सेल डिवीजन की बात करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ जी सर। अगर हम हमारी लाइफ एक जाइगोट से शुरू करते हैं, हर इंसान, और आज हमारी वेट 60 70 80 kg है, उसका एक ही रीजन है, सेल ग्रोथ। हाँ जी सर। किसी इंसानों को इंजरी हो जाए और एक दो महीने के बाद वो निशान तक खत्म हो जाते हैं, सेल डिवीजन। एक किसी पेशेंट को कैंसर होता है और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो सेल डिवीजन को ही कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो इससे हमें समझ में आता है कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। बहुत सारी दवाइयां आती है, किसी का बर्न हो गया, उसको हील करना है, तो हम क्या करते हैं? प्रमोट कर रहे हैं सेल डिवीजन को। तो ये सारी चीजें तभी समझ में आएगी जब हमें ये पता हो कि सेल डिवीजन होता क्या है ना। जी सर। और जैसे नीट के एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है? सर 3 आवर्स। 3 आवर्स। बट प्रिपरेशन में कितना टाइम लग जाता है? सर 1 ईयर। 1 ईयर। ऐसे ही अगर तुम देखोगे, एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है, जहां पे एक सेल स्प्लिट होके दो बन जाती है, वो तो बहुत कम टाइम है। ज्यादातर टाइम उस प्रिपरेशन में लगता है जहां पे तैयारी होती है कि सेल डिवाइड कैसे करेगी। एक, जब सेल डिवीजन होगी उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। एक तो सेल का साइज बड़ा होना। मान लो, अगर मैं एनसीईआरटी ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास है एक सेल, ये हाँ पहले जी सर। ये सेल का साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि हाँ तभी जी। तो एक से दो बनेगी। हाँ जी सर। और फिर अल्टीमेटली यही एक सेल इसका दो में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेगा। हाँ। तो ये, इसमें क्या होगा, जब सेल इंक्रीज होगा साइज में, मान लो ये न्यूक्लियस है इसका, अब ये न्यूक्लियस भी इंक्रीज होगा। हाँ जी। ठीक है? क्योंकि तुमने ये बोल दिया इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, वरना मैं कुछ और तरीके से लिखने वाला था। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और हाँ फिर जी। सेल स्प्लिट होके दो बन जाएंगे, हाँ जी। हाँ जी। है ना? यही यस है सर। सर, सही। अब इसमें दो चीजें हैं। हम्म। जब इसमें सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं इंटरफेज, जहां पे प्रिपरेशन होगी और सेल डिवाइड नहीं करेगी लेकिन साइज बढ़ेगा। और ये फेज जहां पे एक्चुअली सेल डिवाइड हो जाएगी, इसको बोलते हैं एम फेज, माइटोसिस फेज। अच्छा। तो सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, एक जहां पे प्रिपरेशन हो नीट की, जो कि बहुत लंबी चलती है, साइज और जहाँ पे एक बड़ा जहां पे होगा वो एक्चुअली, इंटरफेस। हाँ, जैसे अगर एक ह्यूमन सेल लेंगे, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता होगा अंदाजा? 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे में से तुम खुद एज्यूम करो कि 23 घंटे से ज्यादा किसमें हाँ लगते जी। हैं? सेल का साइज इंक्रीज होने में, इंटरफेज में। और जी। 1 घंटे से भी कम में एक्चुअल सेल डिवाइड करती है जी। ना। तो ये बहुत कम है, इसलिए हमें दोनों फेज पढ़ने जरूरी है, और इस बार इंटरफेज से
तो यहाँ पे अगर हम देखें, यही चीज दी हुई है कि इसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ हाँ जी। कि कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल अगर हम लेंगे, ह्यूमन सेल का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सेल कितनी देर में डिवाइड करती है? 24 घंटे में एक बार। हाँ जी। इसका मतलब हमारे बॉडी के हिसाब से देखे जाए तो, और अगर हर एक सेल 24 घंटे में डिवाइड कर रही है, तो हर 24 घंटे में हमारा वजन डबल हो जाना चाहिए। हाँ जी, हो जाना चाहिए ऐसे तो। लेकिन दो कारण है जिसकी वजह से नहीं होता, कि सेल बनती है तो खत्म भी होती है, डीजनरेट भी होती है, सारी हम्म। सेल डिवाइड नहीं करती। वो है ना सर, एक ओमनी सेल ई सेल। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, जो ये हाँ बोलता वो था कि नई सेल पुरानी सेल से बनेगी। वीडियो क्या बोलते हैं, नीलेश? ओन है सर, ओन, अच्छा। हाँ, अरे पेरिस। ठीक है, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, जो ये बता रहा था कि सेल डिवाइड कैसे करेंगी, पुरानी सेल से करेंगी। अब मान हाँ लो जी। हमारी दो नई सेल बनी यहाँ पे, यहाँ पे ये दो नई सेल बनी है, तो कोई तो हाँ जी, पुरानी सेल रही होगी ना जिन्होंने इन दोनों को बनाया। तो ये है प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वाली है सर प्री एग्जिस्टिंग। ओमनी सेलुला ये है पुरानी वाली, और ये ई सेलुला जो नई वाली बनी। हाँ जी ठीक है, सर, समझ कोई गया। डाउट? समझ गया सर, नहीं कोई डाउट नहीं। अब आगे बात करते हैं, लेकिन ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर अच्छा। ह्यूमन की एवरेज सेल 24 घंटे में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चूहे की भी 24 घंटे में करेगी। चूहे की तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, फास्ट करेगी, और हाँ जी। एलिफेंट बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो स्लो करेगी, है ना? हाँ जी। और ये बोल रहा है सेल टाइप पे भी मैटर करता है, कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, पुराने जमाने की है तो फास्ट डिवाइड करेगी, और यूकैरियोटिक है तो स्लो डिवाइड करेगी। जैसे एक जी। बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट में डबल हो जाता है, जी सर। तो उनका कितना है? 20 मिनट में डिवीजन, और हमारा कितना? 24 घंटे में। तो बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो हाँ सेल पे जी। भी डिपेंड करता है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि अगर ईस्ट का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो ईस्ट की सेल 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है, क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से मिलकर बना है। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। कोई डाउट? हाँ जी, नहीं सर कोई डाउट। एक सेल डिवीजन के दो पार्ट होते हैं, एक जहां पे प्रिपरेशन होती है। सर जो सेल्स जल्दी डिवाइड कर देते हैं उनको कोई स्पेसिफिक नाम भी देते हैं? नहीं, ठीक है सर। अब वो डिपेंड करता है किस रेफरेंस में हम कहाँ पे बोल रहे हैं। अब जैसे वो होते हैं, स्पेसिफिक सेल होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जाइगोट से जब ब्लास्टोमियर बनते हैं और हाँ जी एम्ब्रियो सर। बनता है, वो सेल बहुत फास्ट डिवाइड करती है। हाँ जी सर। तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में उसका नाम बन जाता है ब्लास्टोमियर। वो हाँ जी डिपेंड सर। करता है सिचुएशन क्या है, लेकिन इस चैप्टर में कहीं पे नहीं दिया हुआ, और हमारे नीट के सिलेबस में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे जैसे स्टेम सेल है, तो वो इसलिए नाम दिया है क्योंकि उस सेल से तुम पूरी बॉडी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं। तो इंटरफेज में, अब हमने बोला कि सेल साइकिल के दो पार्ट हैं, एक जहाँ पे प्रिपरेशन होगी इंटरफेज, और दूसरा एम फेज या माइटोसिस फेज जहाँ पे एक्चुअल जहाँ पे डिवीजन। बन जाएगा एक्चुअली में, जहाँ पे डिवीजन। टोटल टाइम कितना लगता है ह्यूमन के अंदर? 24 आवर्स। 24 आवर। उसमें से 23 से ज्यादा किस किस में इन्वेस्ट होगा? ब्रेक डाउन। 23 से ज्यादा प्रिपरेशन में, अच्छा हाँ सर, और प्रिपरेशन। 1 घंटे से भी कम में एक्चुअल में, जहाँ पे 1 से 2 सेल बनेंगे, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये बोल रहा है कि जो एम फेज है, जहाँ पे डिवीजन होगा, वहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है या माइटोसिस हो रही है। एम फेज जी। क्या होता है? एक्चुअल सेल एम डिवीजन या फिर। एम एम फेज एक्चुअल सेल डिवीजन। अब मुझे ये बताओ, इसका आंसर क्या आएगा एक्चुअल सेल डिवीजन का? एम फेज होगा सर। एक तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
आगे देख लेते हैं। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में दो एम फेज के बीच में है। मान लो एक का इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया, फिर नया इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इंटरफेज दो एम फेज के बीच का है जगह। हम्म, एम फेज को भी सर दो इंटरफेज के बीच में कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई डाउट? नहीं सर। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है सक्सेसिव एम फेज, एक के बाद एक। ये अच्छा हमने सर। देखा है कि अगर इंसानों की बात कर रहे हैं जिसमें 24 घंटे लगते हैं सेल को डिवाइड करने में, हाँ जी ह्यूमन के सर। अंदर, तो जो एक्चुअल सेल डिवीजन है ना वो 1 घंटे से भी कम में रहता है। अच्छा और सर। इंटरफेज में कितना टाइम लगता है? 95% से भी ज्यादा टाइम। 95% से ज्यादा टाइम मतलब 23 घंटे से भी ज्यादा टाइम 24 में से। अच्छा। अगर एम फेज की बात करें, कहाँ से शुरू होगा? पहले तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जैसे तुमने बोला था, है ना, हाँ जी सर। कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस से फिर दो सेल अलग हो जाएंगे। तो अगर न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है सेपरेट होना। हाँ कैरियो जी सर। काइनेसिस प्रोसेस वो स्टेप है जहां पे न्यूक्लियस क्या हो जाए? सेपरेट। सेपरेट। और कैरियो काइनेसिस होने के बाद अगर साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। होने के बाद साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाए, साइटोकाइनेसिस। जैसे हमारे पास थी एक सेल। मतलब न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाए। एग्जैक्टली exactly. अब जैसे हमारे पास ये एक सेल है, हाँ जी। ये सेल बड़ी बन गई, हाँ जी। तो यहाँ पे कौन सा फेज आएगा? इंटरफेस। इंटरफेज के बाद इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एम फेज। नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद दो सेल अलग हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म भी ये साइटोकाइनेसिस। एग्जैक्टली exactly. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिलके एम फेज बोलते हैं? हाँ, कह क्योंकि सकते हैं। इस इन दोनों के टाइम पे ही तो एक्चुअली सेल डिवाइड हो रही है, हाँ जी सर। हाँ जी। विदाउट। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं क्योंकि डिवीजन नहीं होता। इसको इंटरफेस को डिवाइड, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है सर। हाँ। अब देखो, अगर तुम ऑफिस में जाके काम कर रहे हो तो हाँ तुम्हारे जी सर। काम को अप्रिशिएट किया जाएगा कि बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ जी सर। अब वही इंसान अगर घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, मेहनत हाँ तो वो जी। भी है ना, हाँ जी सर। लेकिन उसको फिर उतनी मेहनत नहीं माना जाएगा जो ऑफिस में जाके काम कर। हाँ सेम जी काम सर। यहाँ पे, जहाँ पे कोई डिवीजन दिख रहा है उसको तो हमने कह दिया कि बहुत बढ़िया मेहनत हो रही है, टूट रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन इंटरफेज में हमें सीधा कुछ डिवीजन नहीं दिखता नॉर्मली, तो इसलिए हम उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है सर। इस रेस्टिंग फेज यही सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा पल है। अब कल तुम ऑफिस में जाके काम करोगे, एज ए डॉक्टर तुम खुद का हॉस्पिटल खोलोगे, हाँ तो जी सर। उससे की जो मेहनतें हैं वो आज चल रही है ना। हाँ जी सर। तो अब इस रेस्टिंग फेज में तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ जी सर। अब इसमें दो काम होंगे, एक तो सेल का साइज होगा इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे सेल ग्रोथ ही तो हुई है, और छोटी न्यूक्लियस सेल का बड़ी साइज बन रही है। इंक्रीज होगा। हाँ, और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। कि अच्छा। न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए पहले उसके अंदर की चीजें डिवाइड होगी ना, हाँ जी सर। बाद में पूरा न्यूक्लियस अलग होगा, राइट? हाँ जी सर। तो सेल ग्रोथ भी होगी और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा। Hello? ठीक है सर। तो कोई पूछे कि इंटरफेज का दूसरा नाम क्या है? रेस्टिंग। रेस्टिंग फेज। हाँ, इस रेस्टिंग फेज में क्या होता है? सर, सेल की मतलब डिवीजन होती है और सेल का साइज इंक्रीज होता है और सेल डीएनए की डिवीजन रेप्लिकेशन। नहीं होती, सेल की डिवीजन के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है, सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हाँ, और वो सारे किस मैनर में होते हैं? ऑर्डरली। मतलब ऐसा नहीं वो। होता कि कहीं पे कुछ भी हो गया। हाँ जी। हाँ जी।
पहले धीरे धीरे सेल इंक्रीज करना शुरू करेगी, बाद में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सीक्वेंस में ही होगा, ऑर्डर में। हाँ जी सर। अब जो बचे हुआ हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से आया था। पहला जो फेज है G1 या गैप वन फेज, ये माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले का चीज है, क्योंकि ये तो नई सेल की है। पुराने सेल का एम फेज भी तो हुआ करता था यहाँ पे, है ना। हाँ जी सर। जैसे होता है ना, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, ऐसे। हाँ जी हाँ जी। तो इंटरफेज का पहला है ये गैप वन, हाँ जी। दूसरा है एस फेज या सिंथेसिस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम और एस के बीच में है ये जीवन। बोल सकते हैं। यही इसने बोला हुआ है कि इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एम एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। ठीक है सर। इस जीवन फेज के टाइम में सेल क्या है, एक्टिव है, मतलब केमिकल रिएक्शन होंगी। जी सर। और जब केमिकल रिएक्शन होंगी तो साइज भी तो क्या होगा, साइज क्या होगा, ग्रो होगा सर, बड़ा होगा। साइज इंक्रीज होगा। लेकिन इस टाइम में क्या नहीं होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रेप्लिकेशन के लिए अगला फेज है जिसका क्या नाम है। एस और सिंथेसिस फेज। हाँ, इसका एस इसलिए नाम रखा है क्योंकि सिंथेसिस होता है। किस चीज हाँ का जी। सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस। तो एस फेज में क्या होगा। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन। हाँ, अब पहले तुम, मुझे वो क्वेश्चन याद में आ गया जी। अब इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करो, जीवन को। जीवन फेज के अंदर अगर हम देखें तो किसके बीच का गैप है, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन फेज में सेल एक्टिव होगी या नहीं मेटाबॉलिकली, होगी सर। साइज ग्रो करेगा कि नहीं। करेगा सर। क्या डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, नहीं सर। क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए कौन सा फेज है। एस फेज। हाँ, अब जीवन का आंसर दो। जीवन फेज में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस सर, ये सेकंड। वेरी गुड, एकदम कॉपी और पेस्ट सर सही दिया एस हुआ है। एस फेज का होगा ये थर्ड। वेरी गुड। और फिर G2 का तो ये फोर्थ ही हो जाएगा। अब मुझे बताओ, तुम देख के कितना मुश्किल सवाल था ये। आसान था सर। क्या बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं हम इसको। हाँ सर, अब तो कर दूंगा। अब यही चीज, इसी चीज को हम आगे देख लेते हैं कि अगली बार कुछ और फॉर्म में आ जाए। पहली बात तो हमने समझ लिया कि इस एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का क्या होता है, सर मैं भी सिंथेसिस। साथ के साथ एनसीईआरटी मार्क करता रहूं क्या, या बाद में वीडियो मिल जाए तो मैं कर लूँ। वीडियो मिल जाएगा जिससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा फास्ट। ठीक है सर, रिवीजन के साथ कर लूँ। हाँ, ठीक है। हाँ क्योंकि जी। इसमें क्या है कि अगर तुम अभी पढ़ लोगे ना, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। वीडियो में रिवीजन जरूरी है, तुम्हें समझ में सब अच्छा। कुछ आ जाएगा। अब रिवाइज हाँ करने समझ में में कोई। तो आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा हाँ, अब इस टाइम पे क्या होगा, डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी, है, डबल हो जाएगी। क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब ही डबल होना होता है। हाँ जी। इसका मतलब अगर डीएनए पहले 2 था तो अब क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि डबल हो गया है। हाँ जी। लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत पॉपुलर है कि लेकिन इस टाइम में क्या चेंज नहीं होता, इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इसमें सर आगे भी लिखा हुआ है। जब सर सेल का अमाउंट ही बढ़ गया, सेल का नहीं, डीएनए का अमाउंट बढ़ा डीएनए है। का अमाउंट ही बढ़ गया, हाँ, तो सर क्रोमोसोम भी बढ़ना चाहिए, सारी चीजें बढ़ेंगी ना। वो क्रोमोजोम बढ़ने के लिए पहले सारा डीएनए जो डबल हो गया है ना, हाँ उसको जी सर। कॉम्पैक्ट एक मास बनाना पड़ेगा। वो यहाँ पे नहीं बनता। वो मेटाफेज में बनेगा और एनाफेज में प्रॉपर डीएनए क्रोमोजोम डबल होंगे। अच्छा सर। अब तो ये समझ लो कि घर में अगर ईंटें आ गई, क्या आ इसका गई? मतलब ये तो नहीं है, घर में अगर ईंटें आ गई इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रूम नया बन जाएगा। नहीं सर, ये मतलब नहीं। ईंटें डबल
जब होंगी उससे कुछ टाइम बाद, 10 दिन, 1 महीना, मतलब दो उन्हें महीने के अरेंज बाद ही। करेंगे तब बनेगा नया कमरा। एग्जैक्टली, समझ में आया? हाँ जी सर। तो डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम क्या है? सेम है। सेम। तो इस टाइम पे अगर हम देखें, तो अगर सेल डिप्लॉयड थी, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जीवन में, हाँ तो जी एस सर। के बाद कितने हो जाएंगे? इसके बाद। उतने ही रहेंगे। अच्छा, उतना ही रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? हाँ हाँ, सेम रहेगा, 2n ही रहेंगे। कोई डाउट? क्रोमोसोम। नहीं सर, कोई डाउट। तो दो चीजें अभी तक हमें समझ में आई, मेन मुद्दे की बात। एस फेज में डीएनए डबल होता है और क्रोमोसोम सेम रहता है, खत्म, यही थी समरी। हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो कि अगर एनिमल सेल की हम बात करें, एस फेज के अंदर जब एनिमल सेल होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियस। अंदर। क्यों? क्योंकि डीएनए ही न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा क्योंकि सर। खुद डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में। लेकिन जो सेंट्रियोल है, वो भी इस टाइम पे डबल हो जाते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में रहते हैं। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, विदाउट। नहीं सर, कोई डाउट, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा। और सेंट्रियोल बाहर होता है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। तुम ये देख रहे हो, तुम्हें ये जो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना, हाँ जी सर। ये पिलर से, तो हाँ ये जी सर। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना हमेशा। जी सर। इन्हीं को सेंट्रियोल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। तो ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, है ना? ठीक है सर। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि दीपक जी थोड़ी सी छोटी सी समरी बना दो एस फेज की, बस सिंपल भाषा में, तो मैं बोलूंगा तीन ही बातें हैं। डीएनए हो जाता है डबल, क्रोमोसोम रहता है सेम, और हाँ जी सर। सेंट्रियोल भी हो जाता है डबल। बस खत्म। इतनी ही कहानी थी। क्योंकि हो सकता है इस बार डीएनए का पूछा था, अगली बार सेंट्रियोल का पूछ लें। ठीक है इसी सर। को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, कि अगली बार सेम पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, जो पर आएगा इसके वो ये होगा। इससे लगता हुआ आ सकता है। एग्जैक्टली। अगर मैं जी टू की बात करूं, तो जी टू में क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जो माइटोसिस के लिए चाहिए। अब जो अगला स्टेप होगा, और अगला सेल स्टेप क्या ग्रोथ होगा? होगी। माइटोसिस होगा ना। हाँ जी। तो माइटोसिस के जब माइटोसिस कर रहे हैं, तो प्रोटीन भी तो चाहिए इतना सारा काम करने के लिए। हाँ जी। और वो प्रोटीन कौन बनाएगा? जी टू फेज। कौन जी बनाएगा? टू बनाऊंगा। जी टू। और सेल की ग्रोथ होगी या नहीं? होगी सर। बिल्कुल होगी। सेल तो हमेशा ही ग्रो करती रहेगी, ये याद रखना। सेल कभी नहीं रुकती। अब कोई मुझे बोल दे कि जल्दी से अब प्लीज आप सबका समरी बना दो। जी1, सेल एक्टिव है, ग्रो करेगी, कोई डिवीजन नहीं होगा। हाँ जी जी टू सर। का बता दो जल्दी से। सेल ग्रो होगी, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ग्रो तो अभी भी होगी। और मैंने हाँ समरी जी। बना दी है शॉर्ट में, जो तुम्हें दिख रहा है। हाँ जी सर। अब अब मैं इसको, इसी सेम क्वेश्चन को दोबारा से देखो, और अब इसको आंसर करो पढ़ के प्रॉपर। जी1, जी1 फेज में क्या होता है? नीलेश, जी1 फेज में क्या होता है? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, वो नेट चल रहा कोई बात नहीं। जी1 फेज में क्या होता है? है। जीवन में होता है। बता रहा हूँ।
एक्टिव होती है और ग्रो करती है सेल। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। मैं एम फेज फर्स्ट का होगा सर। हाँ, एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। सर मैंने वो आपने पहले एक्चुअल सेल डिवीजन बताया था ना, तो मैं एक्चुअल सेल डिवीजन पे ही चला गया सबसे पहले। अच्छा, कोई बात नहीं। एस हाँ फेज जी। का क्या आंसर आएगा बी वाले का? एस फेज का आएगा सर, सर ये सिंथेसिस वाला आएगा। वेरी गुड। प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं? सर G2 फेज में। अब मुझे बताओ, आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। नहीं सर, आंसर आएगा अपना फर्स्ट आएगा सर। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। बताओ ये सर। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थ्योरी भी समझ में आ गई। हाँ जी स्मार्ट सर। वर्क पता है क्या होता है? मैं अगर इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन देखूंगा भी नहीं। एक्चुअल सेल डिवीजन मुझे पता है, एम फेज। डी का एक ही ऑप्शन और है ही। हाँ जी सर। हाँ सर, वो अब तो समझ आ गया ना, अब तो मैं लगा दूंगा ऐसे, पर पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, तो मैं तुक्के से मार के आ रखा था। क्या कहोगे? क्या क्या नीट की तैयारी करना आसान होता है अगर हमें ये पता चल जाए कि कैसे करना है? एक ऑप्शन से पूरे हाँ पढ़ने जी। की जरूरत नहीं है, अगर एक भी हमें ढंग से आता है तो। इसमें सर इसमें सर मैं सारे पढ़ पढ़ के कि कौन सा कोरिलेट हो रहा है, मैं इस हिसाब से लगा के आ रखा हूँ। हम्म। अब मुझे ये बात बताओ, मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं, अगर तुम्हें मैं हाँ जी ऐसे सर। नहीं पढ़ा सकता तो मैं तुम्हारा कैसे सिलेक्शन करवा दूंगा? सही बात है सर। हाँ सर, अब तो बैठते कोई नया चैप्टर करने के टाइम पे तो सर थक जाते, मतलब मन सा नहीं बनता फिर उसमें। सीधी सी बात, एक चैप्टर को क्वेश्चन। पूरा पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। हाँ सर। अब आप क्वेश्चन करवा रहे हो, आपको पता है कौन सी चीज कहाँ पे, आप तभी खोल के करवा दोगे। मैं सर हाँ। एक एक चीज ढूंढता रहूंगा, फिर हाँ, मेरा अब तुम्हें पता ही नहीं है कि इतनी देर ये में आ मूड हट भी जाएगा। समझ गया सर मैं आपका तरीका। इसलिए जब मैं बोला था ना कि मैं तुम्हें करवाऊंगा, एक तो मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा तुम्हारा, कि तुमने भरोसा किया और तुमने बोला मुझे। तुम्हारा खुद का प्लान था चैप्टर वाइज करने का, उसके बाद भी तुमने इतना भरोसा किया कि सर आप जो बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। मुझे अच्छा लगा ये बात। सर वही है ना, नए तरीके आप ज्यादा बेटर बता पाओगे आपको इससे। मैं तो वही नॉर्मल तरीके से चलूंगा। हाँ, इसलिए उस इंसान में भरोसा करना जरूरी है जिसको 10 12 साल उसने उसी चीज में दिए हो। हाँ जी सर। और और इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती है। अब तुम 18 19 साल के इंसान हो, तो हम भी 18 19 साल में हमें भी नहीं हाँ पता था, है ना? हमें भी 18 19 की एज में नहीं पता था कि कैसे करना होता है। तो मैं ये भी एक्सपेक्ट हाँ नहीं जी करता कि सर। तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। राइट। हाँ जी सर। तो एक टॉपिक और कर लेते हैं। नेटवर्क सेटल हो गया। हाँ जी सर सर। ठीक। तो अब ये टॉपिक है, इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। अब मैं ये इस जेनेटिक्स टॉपिक, से है सर। बिल्कुल जेनेटिक्स से है। तो अब तुम ये देख रहे हो कि 15 मिनट में हमने चैप्टर ही बदल दिया। तो हाँ वो जी सर। चैप्टर बदलने का बेनिफिट क्या होता है कि एक ही जगह पे बोर नहीं हो जाते पढ़ते पढ़ते, अरे यार ये देखने का मन नहीं हो रहा हाँ कुछ। वो सर लास्ट में थोड़ा ना, सेल वाले में लास्ट में थोड़ा समझ आने में भी ऐसा हो रहा था मुश्किल सा, पर समझ आ गया सारा। वेरी गुड। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये बोलता है कि अगर रेड व्हाइट के साथ मिक्स हो रहा है, हाँ जी सर, तो तो नई चीज बनेगी। डोमिनेट फॉर्म ये बोलती है कि बच्चे का कलर F1 में भी रेड ही होना चाहिए।
हाँ जी सर। है ना, क्योंकि क्योंकि रेड डोमिनेंट डोमिनेट करता है। रेड डोमिनेंट है, रिसेसिव वाइट है। हाँ, तो रेड अगर डोमिनेंट है तो इसका मतलब है F1 जनरेशन में बच्चे का कलर क्या होना चाहिए था, रेड। रेड रेड डोमिनेंस ये होना था। चाहिए। लेकिन ये पूरा डोमिनेट नहीं करता, आधा अधूरा करता है, इनकम्प्लीट करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100% कोई रेड नहीं होगा, लेकिन नया रेड के कलर साथ बन में के आ बहुत। जाएगा। हाँ, जो इन दोनों के जैसा नहीं होगा, पिंक कलर। हाँ जी सर। अब यही बात मेंडल ने सीखी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी पे और रिपीट कर रहे थे। हमने देखा कि कई बार जो नए बच्चे बनते थे ना F1 में, हाँ जी सर। वो ना तो किसी भी पेरेंट्स के साथ मैच नहीं करते थे, हाँ जी सर। बल्कि उन दोनों के बीच में थे। ना तो ये रेड है जी ना सर। ये व्हाइट, उनके मिक्स है। हाँ जी सर। ऐसा काम कहाँ पे होता है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर में होता है। जब अगर हम डॉग फ्लावर लें, प्लांट का नाम है ये डॉग फ्लावर, हम्म। इसी का दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन, इसी का नाम है एंटीरेनियम। हम्म। तो ये तीनों एक ही प्लांट के नाम है, इनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट, है ना। जी सर। जी सर। अब इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि टीचर ने तुम्हें 12th में पढ़ाया तो होगा, हाँ लेकिन जी। हमने नहीं देखे होते, आदत नहीं होती डॉग फ्लावर को देखने की। अब देखो, डॉग फ्लावर ऐसा नहीं लिख रहा है कि कुत्ता जो भौंकने वाला है, उसका जो मुंह आधा हाँ अधूरा जी ओपन सर, होता है। थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है। तो डॉग फ्लावर को हम एंटीरेनियम नहीं लिखा हुआ इसने, या स्नैपड्रैगन। हाँ जी सर, वाई एंटीनेरियम एंड मेजर और स्नैपड्रैगन नोन एज डॉग फ्लावर। हाँ, अब इसमें बहुत सारी फोटो तुम देखोगे, कितना सुंदर दिखता है डॉग फ्लावर, और अलग अलग कलर भी है। हाँ अब जी यहाँ सर, पे तुम, देखा हुआ है हम सर, देखेंगे। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे देखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे व्हाइट भी है, रेड भी है, और पिंक भी है, अगर तुम इसको देखोगे ना। अच्छा, रेड और व्हाइट का बन गया पिंक। हाँ, दिख रहा है ना अभी। ऐसे अलग अलग वैरायटी बनी हुई है। हाँ, ऐसे मिक्स की वजह से बनी हुई है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही तो है हाँ जी सर, समझ गया समझ गया। है ना। तो अगर हम इसमें देखें, सर ऐसे तो मतलब इंसानों में भी फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकती है। इंसानों में मिक्सचर होता है कलर का, कि ब्लैक भी हो जैसे सकते हैं, व्हाइट भी हो कई बार सकते हैं, ऐसा हो। ब्राउन भी हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे आई आई कलर वगैरह हो गया। हाँ बिल्कुल, मिक्स होता है, मतलब सिर्फ ना तो ब्लैक होता ना सिर्फ ब्लू होता, तो मिक्स भी होते हैं, ग्रीनिश आई भी होती है कुछ लोगों की। हाँ जी हाँ जी। पर वो रेयर केसेस में होता है। बिल्कुल रेयर केसेस में होता है। तो पहला क्वेश्चन बताओ मुझे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हम देखेंगे, जिसमें दोनों पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता, उनके बीच में दिखता है, ये डॉग फ्लावर में होता है, या फिर स्नैपड्रैगन में होता है, या एंटीरेनियम में होता है। इसमें अगर हम रेड कलर का हाँ जी फ्लावर सर। लें और मिक्स करें व्हाइट के साथ, तो क्या बनेगा। पिंक बनेगा। अगर दो पिंक को मिक्स कर दें, तो अगर ये आर और तो आर सर मिक्स हुए तो बनेगा। ये रेड बनेगा, है हाँ ना। जी। और हाँ जी। कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्स हो जाए तो पिंक बनेगा। हाँ जी। फिर से स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ मिक्स हो जाए तो पिंक बनेगा। हाँ जी। और दोनों अगर स्मॉल आर है तो क्या बनेगा, तो वाइट ही बनेगा। व्हाइट बनेगा। तो अगर चार में से देखें तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट नहीं बनता है। हाँ जी। तो अगर कभी क्वेश्चन अगली बार पूछे तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, 25% ये, पचास जी। परसेंट ये, और पच्चीस हाँ परसेंट जी। ये बनता है ना, विदाउट। अ, हाँ सर, कह सकते हो 25% ये 25% चार में से होता है। दो पिंक है हाँ तो ठीक है पच्चीस सर, परसेंट ठीक है। पिंक पिंक बनेगा 50%, 25 वाइट 25 रेड, ठीक है सर। जीनोटाइप ऐसे में कुछ देखें तो कैपिटल ऐसे क्वेश्चन आर। आ रखे हैं सर, ऐसा क्वेश्चन आया था। हम्म। अब तुम ये मुझे बताओ, क्वेश्चन की जब हम बात कर ही रहे हैं, हाँ जी सर। तो इसका एक आंसर क्या आएगा।
एक मिनट से दिखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आना चाहिए सर। ह्यूमन स्किन कलर, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन, सर बी आएगा, बी आएगा। मजा आ गया आंसर देखें। हाँ जी सर। अब मैं और दिखाता हूँ इसी में, आगे देखते हैं। यहाँ एंथ्रियम, पे ये देखो। वर्ड याद करते ही एकदम से इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिमाग में आ गया। हाँ, क्योंकि अब तुम मेहनत कर रहे हो, और वो मेहनत कर रहे हो जिससे रिजल्ट आ रहा है। नहीं सर, फालतू मेहनत के। आप कर रहे हो। अरे मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम मतलब मेहनत, अब देखो क्या फर्क था जब तुम खुद पढ़ते थे, पिछले 2-3 दिन हाँ में भी जी। पढ़े होंगे। हाँ जी सर। उसका और अब का डिफरेंस देख रहे हो कि एक सिस्टमेटिक मैनर में कर रहे हो आप। हाँ सर, क्वेश्चन निकल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हाँ कर रहा हूँ, वो बस ऐसा था कि बस पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। हाँ, उसका हमें नहीं पता था कि उसका बेनिफिट है कि नहीं। हाँ जी सर, सही बात है। जैसे अगर हमने अब तक बातें करी, या तो कोई एक पेयर डोमिनेट कर सकता है, या आधा अधूरा हो सकता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है। हाँ जी। लेकिन कई बार को डोमिनेंस भी होता है कि दोनों बराबर की हिस्सेदारी कर रहे हैं, इक्वल, अच्छा। अच्छा। जिसमें बच्चा दोनों जैसा दिखता है। F1 का मतलब बच्चा है, वो दोनों पेरेंट्स हाँ जैसा जी। दिखता है। और एक इसका बच्चा एग्जाम्पल दोनों क्या जैसा है? दिखता है। हाँ, ABO ब्लड ग्रुप। जैसे अगर तुम एक ऐसा जीन रखोगे जिसमें A है और I है, तो यहाँ पे A डोमिनेटिंग नेचर का होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? A। हाँ जी। और अगर B और I है तो B डोमिनेटिंग नेचर का है, तो ब्लड ग्रुप क्या तो हो बी। जाएगा? B। बी। लेकिन अगर A और B दोनों साथ में है, ना तो कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव, तो ओ। दोनों बराबर की मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। A भी है और B दोनों साथ में है ना। हाँ जी। तो इसलिए को डोमिनेंस का एग्जांपल क्या होगा? ए बी ओ। ABO ब्लड ग्रुप होगा। हाँ जी। उसमें भी खासकर AB ब्लड ग्रुप होगा। हाँ जी। अब मुझे B का आंसर बताओ। सर मिल गया आंसर, बी का फोर्थ। मैं पेपर बी, खोले बैठा हूँ साथ के साथ। बी का 4 मिल गया। हाँ जी। जब आपने बताया था ए बी वाला तभी समझ गया था मैं, बी का फोर्थ था। अब और दिखा देता हूँ। जैसे मेंडल ने जो स्टडी किया ट्रेट को, कि हाँ जी या सर। तो ये होता है या ये होता है, या तो प्लांट लंबा होगा, टॉल होगा, या ड्वार्फ होगा, कोई बीच की बात उसने बताई नहीं। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा, जैसे उसने फ्लावर कलर की बात की, या तो पर्पल हो सकता है या व्हाइट हो सकता है, बीच की कोई बात ही नहीं की उसने। हाँ जी। हाँ जी। बट जब रियल में हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। हाँ जी। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें, ना तो लोग सिर्फ लंबे होते हैं ना सिर्फ छोटे होते हैं, सारे टाइप के लोग मिल जाते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी सर। तो ऐसे जो करेक्टर होते हैं, ऐसे जो ट्रेट होते हैं, वो जनरली उसमें दो या दो से ज्यादा जीन उसको कंट्रोल करते हैं। और जब जी मल्टीपल सर। जीन एक ही चीज को कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोली मतलब मल्टीपल, जेनिक का मतलब जीन। ऐसी हाँ ट्रेट जी। जिसको मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हो, अच्छा। है ना। ऐसा बिहेवियर, ऐसी ट्रेट, ऐसा बिहेवियर जिसको मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हाँ जी सर। हो। ऐसी चीजों में एनवायरनमेंट का भी फर्क होता है। जैसे स्किन कलर की तुम बात करो, जी। तो स्किन कलर एक तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि इंसान का अगर फादर एक ब्लैक है तो इन्वायरमेंट पे भी वो डिपेंड भी ब्लैक करता ही है। होंगे, है ना। हाँ जी। फादर मतलब पेरेंट्स दोनों। अगर हाँ पेरेंट्स जी। दोनों ब्लैक है तो बच्चे का बहुत हाई चांस है कि ब्लैक ही होंगे। हाँ जी सर। पेरेंट्स अगर वाइट है तो वाइट ही होंगे। हाँ जी सर। लेकिन कई बार एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। जैसे नाइजीरिया में सारे ब्लैक होते हैं। हाँ, उसके साथ साथ एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग ब्राउन हैं, हाँ जी तो सर। अगर हम बहुत वाइट एरिया में चले जाएं, कनाडा, जर्मनी, जो ठंडे एरिया है, तो हाँ जी हमारी सर। स्किन तो थोड़ी वाइटिश सी हो जाती है, गोरी हो हाँ जाती है। जी सर, जब सर्दियों में भी ऐसा होता है, धूप सर्दियों में आती भी है तब ऐसा होता टैनिंग हो जाती है। है। और
जब बहुत गर्मी होती है तो टैनिंग हो जाती है, और उसमें तो बोल रहे थे कि काला हो गया यार ये तो काम हाँ करते जी हुए। सर, अभी का टाइम। अच्छा, तो अब तुम खुद सोचो कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो एनवायरनमेंट का भी असर तो पड़ता है ना जीन के साथ साथ। हाँ जी सर। यही बात इसमें बोली हुई है कि मल्टीपल जीन तो कंट्रोल करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीजेनिक ह्यूमन इनहेरिटेंस स्किन, का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन स्किन कलर। अब इसका आंसर बताओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का होगा सर, ह्यूमन स्किन कलर। अब एक बार तो ये होता है कि मल्टीपल जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। कई अच्छा। बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करे। एक ही जीन मल्टीपल करेक्टर को। हाँ, उसका उल्टा। जैसे यहाँ पे और- ABC, तीन तीन जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जीन हमारे पास एक ही हो, A, और ये मल्टीपल लोगों को अफेक्ट कर रहा है। मल्टीपल लोगों को मतलब मल्टीपल कैरेक्टर मल्टीपल दिखा करेक्टर। रहा है ना? हो सकता है तो सर, ये हो सकता है। पहले वाले का उल्टा नहीं हो गया? हाँ जी सर। पहले तीन से एक बनना था, अब एक से तीन बन रहे हैं। हाँ जी सर। यही है प्लियोट्रॉपी। प्लियो का मतलब मल्टीपल, ट्रॉपी का मतलब फॉर्म, कि प्लियोट्रॉपी। एक ही चीज से अलग अलग रिजल्ट मिले। हाँ जी सर। जैसे हमारे अंदर कहते हैं ना कि एक इंसान के बहुत सारे चेहरे होते हैं। हाँ जी इंसान सर। एक ही है, चेहरे बहुत सारे। तो क्या प्लियोट्रॉपिज्म नहीं हुआ? प्लियोट्रॉपी नहीं हुआ? अ, इंसान एक ही इंसान तो एक है, ही है, चेहरे बहुत सारे, चेहरे हाँ बहुत सर, सारे। हुआ हुआ। ऐसे ही अगर हुआ। जीन तो एक ही है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, उसका इन्फ्लुएंस अलग अलग चीजों पे होता है। जैसे इंसान अगर ये अच्छे माहौल में प्लियोट्रॉपी रहता में। है तो वो अच्छा हो जाता है, बुरे माहौल में रहता है तो बुरा हो जाता है। इंसान वही है, उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा प्लियोट्रॉपिज्म है। में हुआ सर। प्लूट्रॉपिज्म ही हुआ। यही सेम चीज ये बोल रहा है। बोल रहा है एक जीन की वजह से मल्टीपल क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, इसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। ठीक हाँ है? जी सर। जैसे अगर तुम ये डिजीज देखोगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये बोल रहा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया हाँ जी ह्यूमंस में सर। होती है। अगर हाँ जी सर। इस डिजीज में एक जीन अफेक्ट हो जाता है, जी सर। एक जीन अफेक्ट होता है इस डिजीज में, ये, और उस जीन का हाँ काम जी होता है सर। ये एंजाइम बनाना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने का काम होता है इस जीन का। हाँ जी। अब हाँ इसमें जी हो गई सर। कुछ दिक्कत। दिक्कत होने की वजह से अब ये जीन काम नहीं कर पा रहा है सही से। उसके अच्छा सर। मल्टीपल इम्पैक्ट क्या होंगे? वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी होगा, उसके बाल रिडक्शन भी कम इन हो जाएंगे, अपीयरेंस, और उसका स्किन का कलर भी चेंज, पिगमेंटेशन। हाँ जी स्किन का सर। कलर भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ जी सर। तो उसका मेन कोज क्या था कि एक जीन में चेंज आ गया, सिर्फ एक जीन में। नुकसान जी बहुत सर। सारे हैं। वो मेंटली कमजोर भी है, उसके बाल भी सही से नहीं आ रहे या कम कम हो रहे हैं, हाँ। और स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है। हाँ। अब जी मुझे सर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा सी का, प्लियोट्रॉपिज्म का? ये सब डिजीज वाला आएगा इन ह्यूमंस। क्या कहोगे नीलेश बाबू? अब तो सर धड़ाधड़, मतलब अपने आप ही आप चीज बता रहे हो, मैं आंसर दे रहा हूँ। मैंने बोला था ना, देखो, दो ऑप्शन है। मैं तुम्हें बोल दूं अरे नीलेश कल है ना ये कर देना, एक काम करियो कि वो चैप्टर खत्म कर दियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तुम सर वही पढ़ोगे। दिक्कत है, आप ऐसा कहोगे मैं 10 जगह से लगा रहूंगा लगा रहूंगा, वो भी होगा नहीं होगा पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें खुद पढ़ा रहा हूँ, अब तुम्हें एक लाइन खास पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, फालतू की चीजें हर चीज नहीं पढ़नी पड़ रही। अब जैसे वो सर थे जो ऋषिकेश में थे, तो वो हाँ इंसान जी। तुम्हें सही गाइड कर रहे थे, उनका बहुत हाँ एक्सपीरियंस जी। है। लेकिन उनके पास शायद इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें एक एक मिनट बैठ के पढ़ा दे। हाँ सर, ये बात तो है। ये उनकी भी कमी नहीं है,
ये सिचुएशन ही ऐसी है। जी सर। हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, अरे वो क्यों नहीं पढ़ा रहे, अरे उनको अपनी डिग्री भी करनी है ना, और भी बहुत जी सारे काम होते हैं, हमारे साथ कैसे बैठे रहेंगे। जी सर। कैसा लगा एक्सपीरियंस? बढ़िया लगा सर। मेरे को तो यही इसलिए तरीका बढ़िया लगा, क्वेश्चन करके और चैप्टर में से ढूंढ के उसके बारे में पढ़ के फिर उसे करूँ। और इसके बहाने एक के साथ दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ता है इंसान। जब एक हमने क्वेश्चन का भी एक्सपीरियंस मिल गया और उस टॉपिक को भी समझ गया। उस टॉपिक को भी समझ गया, अब हमें प्लेयोट्रॉपिज्म भी पूरी हो गई। हो सकता है अगली बार एंजाइम के बारे में पूछ हम्म। ले कि कौन सा एंजाइम के लिए और कंट्रोल करता इतनी है। इतनी जल्दी पूरी होगी सर, मतलब प्लियोट्रोपिज्म यूं पूरी होगी, कोडोमिनेंस पूरी होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आ गया। हाँ, अब सोचो तुमने चार टॉपिक पढ़ लिए हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। अगर दो क्वेश्चन में तुम्हारा इतना इम्पैक्ट हो रहा है, तो 180 क्वेश्चन में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं लगभग लगेगा कि कम से एनसीईआरटी कम। सी एक बारी दिमाग से निकल जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम दो तीन पेपर कर लोगे तो ऐसा ही लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई। ऐसा ही लग रहा है सर, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, जैसे तुम क्या करते हो कि मान लो तुमने स्टार्ट किया भी आज से पढ़ना, तुमने सोचा कि मैं बायोलॉजिकल हाँ जी क्लासिफिकेशन सर। करूंगा। फिर हाँ जी बायोलॉजिकल सर। क्लासिफिकेशन तुमने करने की कोशिश की, और क्या हुआ कि तुमने उस केस में चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, ठीक ठाक पढ़ लिया। जी जी। जब तक तुम 4-5 चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, पहले वाला जी चैप्टर सर। तो दिमाग से उड़ चुका होगा। और इसके अंदर ये है सर, एक क्वेश्चन आते रहेंगे हर चैप्टर से, रिवाइज होता तो रहेगा। हर चैप्टर के टच में रहोगे, सारी बायोलॉजी के टच में कंटिन्यूअसली। सही तरीका है। अब देखो एक चैप्टर हमने उसमें क्या किया था, 11th का सेल। दूसरा भी क्या किया है, हम्म। इनहेरिटेंस। और एक और आखिरी 12 क्वेश्चन का। अभी के लिए कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से है, ये है तीसरा बायोडायवर्सिटी से। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हाँ, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, एविल क्वार्टर। चार अ, चार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, द एविल क्वार्टर। अब बात यही है कि तुम खुद से क्यों नहीं कर सकते। तुम मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने तुम्हें ये तरीके से पढ़ने के लिए बोला आज तक। सर पहली बार ये तरीका देखा है, अब तो शायद ढूंढ ढूंढ के खुद भी कर लूं, पर ये तरीका ही नहीं पता था ना कि ऐसे भी कर सकता हूँ। यही सोचता था हाँ, पहले चैप्टर करूंगा, यही सोचता था पहले चैप्टर करूंगा फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा। एग्जैक्टली exactly। अब जब तक वही होता है ना कि चैट जीपीटी से कोई इंसान कितना भी रिसर्च कर सकता है, इन करेगा तब ना जब उसको ये पता हाँ। हो सर्च क्या करना है। अब तो सर जैसे मेरे को कुछ भी सर्च कर, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, चैट जीपीटी से पूछ लूंगा कि ये वाला टॉपिक कहाँ पे एनसीईआरटी में, वो बता देगा, मैं एनसीईआरटी ये देख लूंगा। हाँ, अब उससे ज्यादा फास्ट हमने खुद ही ढूंढ के दे दिया यही सेम क्वेश्चन। अब बोलो कि हाँ जी सर। इसमें लिखा हुआ है कि बायोडायवर्सिटी जो हमारी दुनिया से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहे हैं, उसके चार बड़े कारण हैं। और उसका मेन हाँ जी सर। जो रीजन है, कौन है, इंसान। इंसान ही सबसे इंसान, बड़ा हैवान इंसानों है। की एक्टिविटीज। हाँ, है ना। बिल्कुल चार सर। बड़े कारण हैं, उनको बोलते हैं द एविल क्वार्टेट। एविल का मतलब बुराई, क्वार्टेट मतलब चार। हाँ जी सर। पहला है कि हम हैबिटेट का ही नुकसान कर देते हैं। एक शेर था, 100 किलों के बीच में रहता था, तो वो सही कर रहा था। अब उन 100 में से हमने 80 किले में खेती करना शुरू कर दिया। उसको तो 20 किले के अंदर ही रहना हाँ पड़ेगा, तो वो सर बेचारा उसको बाहर जगह आने की वो, कोशिश करेगा। उसको इंसान दिखेंगे, हाँ तो फिर वो हमारी एरिया में आएगा, वो वो हमारे एरिया इंसानों में को आएगा, खाएगा। इंसानों को खाएगा, फिर इंसान उसको मार देंगे, है ना। अब हाँ। असली में हुआ क्या है कि तब इंसानों ने उसकी जगह कम कर हमने दी है। उसकी जगह छीन ली उसकी। हाँ जी। और हम ही बोल रहे हैं कि वो हमारे एरिया में आ रहा है। समझ रहे हो। एरिया उसी का था, वो हमने कब्जा दिया। हाँ, हमने कब्जा लिया, और अब हम बोल रहे हैं कि वो इंसानों को नुकसान कर रहा है। अरे करेगा ही जब तुम उसको नुकसान कर रहे हो।
हाँ जी। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन यही होता है कि उसकी जगह छीन लेना और जो जगह थी उसके टुकड़े कर देना। कि मान लो 100 एकड़ की जमीन थी, उसमें पूरे में रहता था शेर। अब बीच बीच में हमने खेती करना शुरू कर दिया या जी घर सर। बनाना शुरू कर दिया। अब बीच में घर बनाओगे तो वो उसका एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ जी तो सर। या तो वो इंसानों पे अटैक करने की कोशिश करेगा या इंसान तो उस पे हैबिटेट अटैक लॉस। करेंगे। जी सर। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े बढ़ जाना। अब यही ठीक है सबसे सर। बड़ा कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एनिमल और प्लांट की एक्सटिंक्शन का। ये क्वेश्चन 6 बार नीट में आया हुआ है। व्हाट इज द हाँ जी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्ट? सबसे बड़ा कारण क्या है हैबिटेट जिसकी वजह से लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे बड़ा कारण जिससे एनिमल और प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? एग्जाम्पल, जी सर। जो मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल है वो कहाँ से आया? कौन से फॉरेस्ट से? अमेजोन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजोन से। एक टाइम में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने परसेंट थे धरती के एरिया का? 14%। 14%। और है जी। आज कितने रह गए हैं? ऊपर है वाटर कूलर में। आज है कितने जी। रह गए हैं? एक है। एक सेकंड सर। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी। तो एक जमाने में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% कवर करते थे, आज कितने रह गए हैं ये? आज रह गया सर 6%, काफी कम रह गया सर। 6 से भी कम, नो मोर देन 6%, 6 से भी कम। और वो इतने फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कि जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2-3% रह गए, कि हजारों नहीं, हेक्टेयर एनसीईआरटी में आएगा जमीन। फिर तो। हाँ, कि 1 ही % बचे हैं और अगली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो हाँ एनसीईआरटी पढ़ जी रहे हो सर। वो उन्हीं पेड़ों से मिलके बनी है। फिर पार्क्स बनाते रहेंगे सर हम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सब बनाएंगे फिर हम। हाँ एग्जैक्टली, फिर पार्क बनाते रह जाएंगे। तो हाँ जी सर। ऐसा ही एग्जांपल आया अमेजोन रेन फॉरेस्ट से, जिसको हम, इतना बड़ा है वो, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको प्लेनेट का लंग बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेला ही अमेजोन रेन फॉरेस्ट देता है। हाँ जी सर। इसमें लाखों स्पीसीज रहती हैं। जी ठीक सर। है, लाखों स्पीसीज रहती हैं, लेकिन उनको हमने काट दिया या खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि हमें सोयाबीन लगाना था वहां पे, या तो उसमें हम्म, सोयाबीन लगा दिया हमने, या उसको घास वाले लैंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें बीफ कैटल उगानी थी, गायें या भैंस उगानी थी, जिससे हमें मांस मिल सके। उनको चराने के लिए हमने घास हाँ के जी मैदान सर। बना दिए बड़े बड़े। तो या तो सोयाबीन लगा दिया या जी ग्रास सर। लैंड बना दिया, और वो जगह खत्म हो गई। ये तो लॉस हो ही रहा है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे हैबिटेट भी है जो पॉल्यूशन की वजह से खराब हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जी सरवाइव सर। नहीं कर सकती, पॉल्यूशन की वजह से। है ना? हाँ जी सर। दूसरा, नीलेश, कई बार क्या हो गया कि जो बड़े बड़े हैबिटेट थे वो छोटे छोटे हैबिटेट में टूट गए। जी और सर। रीजन क्या था? रीजन था वही इंसान, हैवान। जी और सर। जो मैमल्स हुआ करते थे या बर्ड्स हुआ करते थे जिनको बहुत ज्यादा जगह चाहिए थी रहने के लिए, जैसे कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको बहुत ज्यादा बड़ी जगह चाहिए रहने के बर्ड्स लिए। बर्ड्स तो सर माइग्रेट कर गए होंगे, और एनिमल्स हमारे हाँ, इंसानों के उसमें चले गए होंगे। जैसे कि कई बिल्कुल। सारी न्यूज अब भी तो वो, आती रहती है, यहाँ गांव में चीता घुस गया, क्रोकोडाइल आ गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी टेरिटरी थी, उनकी टेरिटरी, पहले वो घूमते रहते थे, उनको थोड़ी ना पता था। अब वो अचानक से एक दिन हाँ आके जी। देखा, अरे ये तो मेरा शुरू होते ही खत्म हो गया जंगल। हाँ जी। अब ऐसे केस में वो जब थोड़ा बहुत जाएगा तो लोगों को वो चीता दिखेगा, वो उसको मारने की कोशिश करेंगे। उसका तो बेचारे का कसूर भी नहीं था, वो बिल्कुल तो सर। देख रहा था, अरे ये कहाँ गया जंगल। बिल्कुल। जी सर। जैसे वो था ना, बिहार में तालाब चोरी हो गया था, पता है ना? हाँ हाँ जी सर। हाँ जी। उसको उसको दिख रहा है, अरे कल तक तो था ये, मतलब 1 साल पहले मैं आया था, तब तक तो ये जंगल था, आज जंगल कहाँ चला गया? जी सर। तो
वही ऐसे जानवर जिनको बहुत ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, मैमल्स को, बर्ड्स को, या ऐसे एनिमल को जो घूमते फिरते रहते हैं, माइग्रेटरी हैबिट होती है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं और उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। कोई डाउट इसमें? जी सर। अब मुझे नहीं पहला सर, कोई क्वेश्चन का डाउट नहीं। जवाब दो। Which of the following statement are correct? The Amazon rainforest being cut and cleared for the cultivation. पहला तो एकदम सही है सर। बस परफेक्ट, पहला हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पे चले जाते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देखो हमने बोला था चार मेन दिक्कतें हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। पहला है जगह ही हमने खत्म कर दी, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है कि जितनी हमें जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हमने एक्सप्लॉइट कर लिए। जैसे ओवर ह्यूमन, एक्सप्लॉइटेशन। हमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन डिपेंडेंट है नेचर पे फूड और शेल्टर के लिए, जी। बट जब ये नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। जैसे पिछले 500 सालों में स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। और इसलिए खत्म नहीं हुए अच्छा सर। कि इंसानों को जरूरत थी, वैसे ही मजे के लिए उनको मार खा रहे थे। तो ये दोनों, अच्छा। सी काऊ और पैसेंजर पिजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ उनका किसने किया? इंसानों ने। ठीक हाँ है। जी सर। अब बहुत सारी ऐसी फिश जी। है जो सी में रहती है या ओशियन में रहती है, उनको बोलते हैं मरीन फिश। वो भी अभी क्या हो रही है? जी ओवर सर। हार्वेस्टेड हो रही है, उनका भी ज्यादा यूज हो रहा है। और अब वो डेंजर में है कि वो खत्म हो सकती अच्छा है। सर। हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि कमर्शियली वो महंगी बिकती हैं। महंगी बिकती है तो लोग उसको पालते हैं और उसको ज्यादा मतलब लोग उसका यूज ज्यादा करते हैं। वो करते हैं यूज करते यूज। हैं और यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? स्टेलर हाँ जी सी सर। काऊ, पैसेंजर पिजन और बहुत सारी ऐसी मरीन फिश थी जिनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई। कौन कौन एक्सटिंक्ट हो गई? सी काऊ या पैसेंजर पिजन? कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सेकंड स्टेटमेंट देखो। टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन became extinct due to over exploitation। सही है सर, दूसरा भी। क्या मैं सिर्फ पहली दो स्टेटमेंट पढ़ के ए और फर्स्ट और फोर्थ को एलिमिनेट कर सकता हूँ? क्योंकि ए बी दोनों सही हैं। हम्म। ये पूछ रहा है हाँ जी कितने सर। सही हैं, ए बी तो पक्का सही है। हाँ जी सर। मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ किसको सर, कौन सी वाली को फर्स्ट एलिमिनेट करना फर्स्ट और है? फोर्थ ऑप्शन को। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ को। हाँ, क्योंकि ए और बी हमें पता सही आंसर है और ए बी दिया ही नहीं हुआ है फर्स्ट और फोर्थ में। हम्म। हाँ सर, कर सकते हैं एलिमिनेट। तो अब हमें पता चल गया कि टू और थ्री में से ही आएगा। आधा क्वेश्चन हमने किया भी नहीं है तब भी आधे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए ना। अब चेक कर हाँ लो जी सर। ई। हाँ जी सर। ये तो वही हो गया जैसे कि वो कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 होता था। 50-50 होता है कि आधा तो काम हमने वैसे ही खत्म कर दिया। अब है तीसरा कारण है कि एक एरिया में एक ऑर्गेनिज्म रह रहा था, शांति से चिल कर रहा था। बाहर से कोई आया और हाँ उसने जी सर। लोकल रहने वाले को खत्म कर दिया। एलियन स्पीसीज अच्छा का सर। इन्वेजन। कि अच्छा। बाहर, एलियन का मतलब बाहर का स्पीसीज आई और उसने अटैक कर दिया, इन्वेजन कर दिया, और उसकी वजह से लोकल स्पीसीज एलिमिनेट हो गई। जैसे कई बार हम अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाहर की स्पीसीज को, एलियन स्पीसीज को, या जानबूझ के भी कर सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसा हो हाँ जी सकता है कि सर। इन्वेजिव बन जाए और उसकी वजह से लोकल इंडिजिनस लोकल स्पीसीज खत्म हो जाए। हाँ जी जैसे सर। नील पर्च है। नील पर्च को हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? लेक विक्टोरिया में। कौन से एरिया में? ईस्ट अफ्रीका। नील पर्च को हाँ हमने जी सर। अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया। उसका नुकसान क्या जी हुआ? उसकी वजह से इकोलॉजिकली कुछ स्पेशल फिश थी, 200 से ज्यादा स्पीसीज उस फिश की खत्म हो गई। नील पर्च आई और नील अच्छा। पर्च ने लोकल फिश को, 200 से ज्यादा स्पीसीज को खत्म कर दिया। गलत हो गया। बहुत गलत हुआ ना।
अब हाँ जी यही सर। एक, अब ये देखो, थर्ड ऑप्शन सी, नील पर्च द इंट्रोड्यूशन नाइल लेक परच विक्टोरिया है। हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं सर, इसने तो खत्म करी है। एग्जैक्टली, तो सी तो पक्का गलत है। सी तो सी तो हो गलत ही नहीं है तो सकता। सर फिर तो बी ऑप्शन हो गया। नहीं, फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सी सर दिया हुआ फिर है सही। तो सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है। अभी तो हमें देखना है सेकंड और थर्ड में से कौन सा सही होगा ना। ठीक है सर, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। फिर ये बोल रहा है सेम ऐसे ही चीजें जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं और लोकल नेटिव स्पीसीज को नुकसान करती हैं। ऐसा हुआ है कैरेट ग्रास जी के सर। साथ। कैरेट ग्रास आया और लोकल घास को खत्म कर दिया। हाँ जी। लेंटाना आया और लोकल घास को खत्म कर दिया। ऐसे ही वाटर हाइसिंथ आया और उसने लोकल को खत्म कर दिया। है हाँ ना। जी सर। ये तीनों ऐसे चीजें थी, कैरेट का घास, लेंटाना और वाटर हाइसिंथ। जहां पे भी ये आते हैं लोकल सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई डाउट? हाँ, ये एक तो एक फिश होगी, एक कैरेट ग्रास होगी, एक वाटर हो गया। हाँ, अब ये बोलो वाटर इनने हाइसिंथ लोकल किसे। चीजें खराब कर दी। हाँ, लोकल चीजें खराब करते हैं। फोर्थ ऑप्शन मत। वाटर हाइसिंथ इज एन इनवेसिव स्पीसीज। सर इनवेसिव मतलब? जो अटैक करती है, इन्वेजन होता है ना, अटैक होना, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। हाँ सर, ये सही है सर। एकदम सही है, तो डी आएगा, ए बी डी आंसर हो गया। हाँ जी, अब बी मैं ऑप्शन। मैं आखिरी भी दिखा देता हूँ। को एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं हाँ जी वहां से सर। चला जाऊं तो तुम भी तो चले जाओगे। हम रह ही नहीं सकते दूसरे हाँ के जी बिना। सर। और बेटर जी सर। एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम अपने फैमिली के किसी मेंबर के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हो। हाँ जी है सर। ना। तो हम चाहते जी हैं कि सर। हम उनके साथ पूरी लाइफ रहें, या कोई दोस्त है हाँ उसके जी साथ सर। रहे, या कोई भी इंसान हो। तो जी अगर सर। एक को हम अलग कर देंगे तो दूसरा भी बेचारा, उनकी जिंदगी रूठी रूठी सी अलग हो लगेगी। जाएगा। हाँ। ठीक है यही सर। सेम कि अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो तो दूसरी प्लांट अपने आप और एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाएगी। स्पीसीज जो उसके साथ एसोसिएटेड है ना, वो भी जी खत्म सर। हो जाएगी। हाँ जी। जैसे अगर तुम एक फिश को खत्म कर दोगे तो उस जी फिश सर। के अंदर जो एक कीड़ा मकोड़े रहते थे वो भी तो खत्म हो ही जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे सर। ऐसे ही सेम चीजें होती हैं प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म में, कि एक इंसेक्ट है जो प्लांट के ऊपर रहता है। हाँ जी। अब अगर तुमने उस इंसेक्ट को खत्म कर दिया तो उस जी प्लांट का सर। पोलिनेशन नहीं हो सकता। हाँ जी। हाँ जी। पोलिनेशन नहीं हो सकता तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, तो वो खत्म हो जाएगा। समझ गया सर। तो को एक्सटेंशन की, दो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एक को खत्म कर दोगे तो दूसरा भी खत्म। समझ गया सर। अब मुझे ये ऑप्शन बताओ। व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, प्लांट और एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आर नॉट अफेक्टेड। नहीं सर, अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? वही सर, हमारा जो बी ऑप्शन था वही होगा सर। परफेक्ट। क्या कहोगे नीलेश जी? समझ आ गया सर। इसलिए पढ़ाई में तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सही इंसान नहीं मिला है पढ़ाने के लिए। समझ गया। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ये तीन सवाल किए हैं, इनमें से आगे भी कोई फ्यूचर में सवाल आएगा ना इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, तो तुम धनाधन कर दोगे। और सर तुमने ये जो ई तीनों। ऑप्शन अभी हमने पढ़ा था ना, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वाला, इससे शायद एक लगता हुआ सवाल है इसी पेपर में। और हाँ, बिल्कुल है। सेल डिवीजन में से भी हमने जो टॉपिक पढ़े उनमें से भी एक सवाल हो रहा है। एक और सवाल हो रहा है। अब तुम सोचो, एक के वजह से दो का बेनिफिट, एक के साथ हाँ, एक फ्री। वो टॉपिक समझ आ गया ना हाँ। आपको।
ठीक है। तो इसलिए एक टीचर की भूमिका ये नहीं होती हमारी लाइफ में कि वो हर चीज मतलब सिर्फ पढ़ाने की। लर्निंग की एक आर्ट होती है जो क्या बोलते हैं, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है तो मैं खुद इवॉल्व करता हूँ। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है ये मेथड। समझ गया। मैं मुझे बोरिंग लगता था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, तब मैंने खुद इवॉल्व किया ये। आज मैं ये बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे खुश रहते हैं। लेकिन अभी भी बच्चे खुद से नहीं पढ़ सकते, जैसे मैं बीच बीच में मजाक कर लिया, तुमने कुछ बोल दिया, तो वो जो हाँ इंटरेक्शन होता है, जी। हम पिछले 1.25 घंटे से बैठे हुए हैं, तुम्हें बोरिंग लगा? हाँ जी सर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम खुद 1 घंटा लगातार बायोलॉजी पढ़ लो तो कैसा लगेगा? तो बोरिंग लगेगा। इस- इसलिए अब देखो, अगर मैं ये बात तुम्हें कल समझा देता कि अरे तुरंत मेरी क्लास लगाओ वरना तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम सोचते अरे इनकी क्या औकात है मेरे आगे, मुझे कौन से पता नहीं नहीं है। सर, ऐसी बात है। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे मजाक के लिए। हाँ जी। तो लेकिन आज जब हाँ सर, मैंने ये बोला, फोर्स करते तो मैं एक बार को सोचता ऐसे। हाँ, अब मैंने क्या बोला, तुमने बोला कि सर मेरा ये कुछ और प्लान था, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको पढ़ो। मुझे पता था एक कि बार जब मेरे तक हिसाब से हमारे, देख लो। हाँ, बट तुम्हारा बिहेवियर अच्छा था कि हाँ ठीक है सर, आप जो पढ़ाओगे ना आज 8:30 में वही पढ़ लूंगा, आप चिंता मत करो। तो मुझे अच्छा लगा वो बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि जिद्दी पड़ा में तो वही बात है भाई, जाट तो आप ही धनुए, हाँ, ठीक है। पर पढ़ाई में भी क्या ही जिद, गुरु तो गुरु ही होता है। हाँ, तो पढ़ाई में वही बात है। अब हम्म, तुम जिद को छोड़ के ये सोचोगे कि यार कोई है इंसान जो पढ़ा सकता है, मैं पढ़ लूंगा। अब तुम्हें ये पता चल गया कि यार 1 घंटे में मेरे 3 टॉपिक हो गए। अगर मैं तुम्हें अगले 30-35 दिन पढ़ा दूं तो कितने सारे टॉपिक हो जाएंगे? सही हो जाएंगे सर। तो मैंने तुम्हारे घर वालों से बोला था अच्छा। कि मैं इस बच्चे के 250 मार्क्स ला सकता हूँ बायोलॉजी में, अच्छा सर। मामा से। तो वही बात है, अब तुम्हें देख के लगता है कि अगर मैं 1 घंटे में इतना कर सकता हूँ तो 1 महीने में, जहाँ पे मैं एवरेज अगर 7-8 घंटे भी पढूं, हम वो अज्यूम ही नहीं कर रहे कि 15-15 घंटे एकदम तबाही मचा देंगे, हाँ जी सर। तो तुम कितने सारे टॉपिक कर लोगे? बहुत सही सर। और हम तो आइडियल कंडीशन मान ही नहीं रहे कि 360 में से 350 है या 340, हम तो 250 की बात कर रहे हैं। मैं तो सर बस 200 वो कह रहा हूँ। हाँ, तो अब बताओ, क्या ये अचीवेबल है 200-250? है सर। एक मोलिकुलर को सर एनसीईआरटी, ये कौन सा जेनेटिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ना कि मेंडल ने ये दिया रिसेसिव डोमिनेंट, और एक क्वेश्चन पढ़ के और डायरेक्ट उसको करने में काफी फर्क है। बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, शुरू शुरू की लाइनें सारी हम देखने लग जाते हैं, उसमें ज्यादा डिवोट हो जाते हैं। हम्म, बिल्कुल। अब इसमें ये टॉपिक मिल गया शेयर करने के लिए, बस वो टॉपिक टू टॉपिक देख रहे हैं। इसलिए एंड में बस ऐसे ही पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो प्रोसेस को एंजॉय करोगे। और अगर क्या बोलते, लाइन टू लाइन पढ़ोगे पूरा चैप्टर, तो आधे चैप्टर में ऐसा हो जाएगा, बस एनसीईआरटी नहीं देखनी, तो नहीं बहुत सर, नींद दिलाती है। सबसे पहले मेरे को ये पेपर ही खत्म करना है ऐसे। हाँ, सबसे पहले पेपर करके फिर मेरे पे वो है सर, एलन वालों ने बोटनी का और जूलॉजी का ऑल सिलेबस का बना के एक पेपर दे रखे हैं, उसमें 400-600 क्वेश्चन है। उसके मैं बाद तुम्हें अगला फिर 900 वो क्वेश्चन छेड़ूंगा, का एक उसमें पेपर कई दूंगा वैरायटी जिसमें, है। मैं तुम्हें 900 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक दूंगा हाँ जी सर। जिसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चन हैं।
फुल सिलेबस की 9 पेपर, 10 पेपर है। और अगर लास्ट से पहले मेरे को ऐसे लगने लगा कि बायोलॉजी बढ़िया होगी तो एक बार केमिस्ट्री पे भी नजर मार लूंगा ऐसे। बिल्कुल, वही तो तुम अगर ये सोचते हो ना कि अरे मैं एलन के इतने कर लूंगा, हमारे पास 10 पेपर हैं बायोलॉजी के फुल सिलेबस, और एक से एक बढ़िया पेपर, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया हो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर। हाँ जी सर। तो हाँ तो जी क्योंकि सर। मुझे करने की आदत है, इसलिए ये चीजें, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, अगर तुम देख रहे हो बड़े बड़े क्वेश्चन है। हाँ अब जी वो सर। जमाना चला हाँ गया जी सर। कि जहाँ पे क्वेश्चन का एक सीधा सिंपल सा आंसर ये होता क्वेश्चन ऐसे ऐसे बने हैं सर क्वेश्चन की, जब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल ही है इसको सॉल्व करना, और पढ़ा होगा है। तो हाँ, एक वर्ड से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक फायदा है, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, पहले आता था कि एक वर्ड में सब क्वेश्चन आंसर होते थे, स्पेशली आंसर, उसमें क्या होता था कि यार छोटा पढ़ते थे तुम, अब लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम्हारा हाँ जी सर। रिवीजन बढ़िया होगा उससे। हाँ जी सर। ये तो समझ लो लकी हैं हम कि इतने लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। बस बात खत्म। मामा ने पूछा क्या कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? बीच बीच में आ रहे थे, अभी बताऊंगा वो तो क्लास के बाद। ठीक है, चलो। एक बार उनसे बात करना अच्छे से, बात करके फिर उनको बोलना ठीक कि है। मुझे कॉल करें। ठीक है सर। ठीक, तो नमस्ते इस सर, थैंक इसलिए यू मैं, सर। ओके, एक चीज की मैं पहले ही तुम्हें अश्योरिटी दे रहा हूँ, अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे